हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति की उसके ज़मीन के आधार पे हैसियत निकाली जा सकती है। मैंने हैसियत प्रमाण पत्र का एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था, लेकिन काफ़ी समय बीत चुका है। कुछ यूज़र्स ने कमेंट करके बोला था सर आप जो है नया वीडियो अपलोड करिए, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं जो है इसका एक अपडेटेड वर्जन है ये हैसियत प्रमाण पत्र का, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसके आधार पर आप जो है अपनी हैसियत निकाल सकते हैं और उसी के आधार पर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें टेंडर पड़ता है, तो उसमें आपकी एक हैसियत होती है। अगर उस आप लिमिट को क्रॉस करते हैं, उस हैसियत को आप पूरा करते हैं, तभी आप टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि आप पहले अपनी हैसियत जान लीजिए, उसके बाद आप टेंडर के लिए अप्लाई करिए, तो ईज़िली जो है आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपको चलिए हम देखते हैं इस वीडियो को। ये क्या है? हैसियत प्रमाण पत्र, यही है, एक प्रारूप है ये। इस प्रारूप के आधार पे जो है हम कैसे भी किसी भी व्यक्ति की हैसियत निकालते हैं, ठीक है। इसमें पहला है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम तहसील का, तीसरा अराजी स्थित राजस्व ग्राम का नाम। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़मीन है वो किस गांव में है। हो सकता है कि एक व्यक्ति है जिसकी ज़मीन 2-3 गाँव में है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे गांव का नाम लिखना होगा, ठीक है। मान लो रमवापुर कली हो गया, उसका जो है यहाँ पे नाम लिख देंगे। यहाँ पे मऊ नानकर तो मऊ नानकर लिख दिया। तीसरा कॉलम है खाता संख्या का, चौथा गाटा, पांचवा गाटे का संपूर्ण क्षेत्रफल हेक्टेयर में। इस कॉलम में हम गाटे का जो पूरा रकबा होता है वो हम लिखते हैं। सातवें कॉलम में खातेदार का अंश, इस पूरे गाटे में खातेदार का कितना अंश है ये हमने यहाँ पे सातवें कॉलम में लिख दिया। आठवां कॉलम क्या है? अंशयुक्त भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, जो इसका अंश है उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में हम निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है नौवां कॉलम में क्या है? श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर मूल्यांकन रुपये में, ठीक है, हम यहाँ पे रुपये में। 10वां कॉलम में मूल्यांकन के अनुसार आवेदक की हैसियत। 11 कॉलम में दस्तावेज के अनुसार आवेदक की संपत्ति बंधक या फिर भारमुक्त, बंधक है या फिर भारमुक्त है। 12वां कॉलम है आपका अन्य विवरण। अब इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, तो आपको जो है ईजिली समझ में आ सके कि हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी भी आदमी का हमने यहाँ पे नाम तो हमको लिखना नहीं है अभी, तो हम यहाँ पे एक नाम कोई ले लेते हैं, ठीक है। नाम ले लिया हमने कमलेश, ठीक है। ये कमलेश है जो अपनी हैसियत जो है बनवाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमारी हैसियत कितनी होगी। तो ये कमलेश हैं, इनका जो पहले हम एक क्रम संख्या डाल लेते हैं। पहला क्रम संख्या ये, अब इनकी तहसील कोई लगती है, मान लीजिए इटवा, ठीक है, इटवा तहसील है। अराजी स्थित ग्राम संख्या, पहले जो है इसका अराजी गांव हम लिख लेते हैं, नागापाल लिख लिया हमने, ठीक है। ये जो है इनकी जो अराजी है, इनका जो गाटा संख्या, इनकी ज़मीन है नागापार में है, उस गांव की जो खतौनी होती है, ठीक है, खतौनी उसका खाता संख्या होता है। खाता संख्या मान लेते हैं, खाता संख्या 25 है, ठीक है। अब एक खाते में एक गाटा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा गाटा भी हो सकता है। मान लेते हैं हम कि 2 गाटे हैं, तो हम पहला गाटा लिखते हैं। पहले गाटे के संख्या का नाम है 14 और दूसरा का नाम लिख लेते हैं हम 34। 2 गाटा है, 25 खाता में 2 गाटा है नागापार गांव का, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस गाटे का संपूर्ण क्षेत्रफल हेक्टेयर में और इसमें जो है आप क्षेत्रफल हेक्टेयर में हमने यहाँ पे लिख दिया 0.500 0.200, ठीक है। इतना हेक्टेयर जो है हमारा आपका जो है ये गाटे का संपूर्ण रकबा है। ये 14 नंबर का और ये 34 नंबर का, ठीक है। उसके बाद जो है खातेदार का अंश कमलेश हैं, अगर ये अकेले हैं तो सीधे हम यहाँ पे 1/1 लिख देंगे, ठीक है। सीधे हम यहाँ पे 1/1, इसमें भी 1/1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 1/1 नहीं है, मतलब संपूर्ण इनका अकेले नहीं है, तो इस केसेस में क्या होता है कि हम इनका हिस्सा डिवाइड करते हैं।
और हिस्सा जो है हम वंश वृक्ष बना के या फिर बैनामे के आधार पे हम ईजिली निकाल सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ वंश वृक्ष के बारे में। तो इसमें जो है मान लेते हैं हम, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि इनका हिस्सा जो है 1/2 है। ठीक है, इस घाटे में 1/2, इस घाटे में 1/2, दो खातेदार हैं कमलेश और नरेश, तो दोनों का आधा आधा हिस्सा है, तो हमने 1/2 लिख दिया। अब अंशयुक्त भाग का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्शाना है। हमने तो इनका भाग लिख दिया, इनका अंश है आधा, अब इसका हेक्टेयर में, तो हमको करना क्या है, इस पूरे घाटे को आधा कर देना। ठीक है, इसको 2 भाग में कर देना, तो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.2500। ठीक है, ये आपका जो हो गया पहले का, इसमें इनका अंशयुक्त भाग इनका, दूसरे में है 0.1000, इनका दूसरे में इनका हो गया। ठीक है, हमने जो है इनका हिस्सा निकाल लिया, 14 नंबर घाटा 34 नंबर घाटा में किया है। अब एक है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर मूल्यांकन रुपए में। इसका होता क्या है कि आपके तहसील में कुछ वकील होते हैं, कुछ दस्तावेज लेखक होते हैं, उनके पास एक जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित, ठीक है, जो सर्किल रेट होता है, ज़मीन का रेट होता है, ज़मीन की प्रकार होती है, उसका निर्धारित मूल्यांकन होता है, उसी के आधार पर हम निकालते हैं। तो इसमें जो है वैरी करता है, आपका मूल्यांकन ज़मीन के हिसाब से वैरी करता है। मान लीजिए वो ज़मीन आबादी की है तो उसका रेट अलग होगा। ठीक है, अगर वो ज़मीन चक्रोड के किनारे स्थित है तो उसका रेट अलग होगा। अगर वो 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर अगर कोई रास्ता उसके बगल में है तो उसका रेट अलग होगा। कहीं कहीं यहाँ वर्ग मीटर के हिसाब से लगता है, कहीं कहीं यहाँ वर्ग फीट के हिसाब से लगता है। वर्ग मीटर के हिसाब से जब लगेगा तो आप ये जान लीजिए कि ये 0.2500 ये क्या है, वर्ग मीटर है, 2500 वर्ग मीटर, और ये आपका 1000 वर्ग मीटर। ठीक है, अगर फुट में निकलता है, सर्किल रेट में अगर आपका मूल्यांकन फुट में दिया है तो इसको हम फुट में चेंज कर लेते हैं, और फुट में चेंज करने के बाद जो है हम उसका जो है फुट के हिसाब से मूल्यांकन निकालते हैं। ठीक है, तो हमको इस कॉलम में क्या करना है, दर निकालना है कि जिलाधिकारी महोदय ने जो है क्या दर निर्धारित किया है। आपकी ज़मीन के लोकेशन के हिसाब से ये होगा। ठीक है, वाणिज्यिक पर्पज़ के लिए भी अलग अलग रेट होता है। मैं उसका एक फ़ोटो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे भी शो होगा, आप देख लीजिएगा। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दल मूल्यांकन रुपए में, मान लेते हैं कि जो मूल्यांकन है 40, ठीक है, 40 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर। ठीक है, दोनों का मूल्यांकन सेम है मान लेते हैं। ठीक है, 40 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर, 40 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर, ये जो है आपका मूल्यांकन है। ठीक है, तो इसका जो है मूल्यांकन के अनुसार आवेदक की हैसियत, तो हमको करना क्या है, ये 40 लाख जो है पूरे 1 हेक्टेयर का मूल्यांकन है, तो हमें जो है 0.2500 हेक्टेयर का निकालना है। ठीक है, इतना निकालना है। अगर यहाँ पे वर्ग मीटर में होता तो हम डायरेक्ट 2500 से गुणा कर देते, इसका थोड़ा कम हो जाता, 40 लाख की यहाँ कुछ और हो जाता, तो हम यहाँ पे जो है 0.2500 का इससे हम गुणा कर देते हैं। देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, दशमलव हटाया हमने, यहाँ पे 1 लिखा, 4 बार 0। ठीक है, 1 2 1 2 0 कट गया, 2 0 यहाँ से कट गया, 25 4 जा 100, उसके बाद 1 2 3 4 0, 2 3 4 0। ठीक है, हमारा ये क्या हो गया, हैसियत 40 लाख का था, ये हमारा जो है 10 लाख रुपया बना। ठीक है, पहले में ठीक है, 10 लाख रुपया जो है घाटा संख्या 14 में इसकी हैसियत बनती है।
इसी प्रकार जो है आप इसको देख सकते हैं कि ये 0.250 जो है 1 हेक्टेयर का 1/4 पार्ट है, तो आप डायरेक्टली जो है 1/4 से इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन का मैटर है आपका जो है। इसी प्रकार 0.100 है, तो यहाँ पे आपका 4 लाख का क्या होगा, इसका मतलब जो है इसका जो है आपका ये देखिए चौथा भाग था, ये 10वां भाग है। इसी में जब आप गुणा करेंगे तो आपका ये यहाँ पे सीधे आपका जो है 10 लाख रुपया आ जाएगा, सॉरी 4 लाख रुपया आ जाएगा आपका। ₹4 लाख इसका आ गया। इसी का जो है आपका 0.1000 भागवा निकालेंगे तो हमारा ये 4 लाख रुपया आ गया। ठीक है, दस्तावेज के अनुसार आवेदक की संपत्ति बंधक है या फिर भार मुक्त है। इसका मतलब क्या होता है, आपका मान लीजिए कि आपने जो है ज़मीन आपके नाम पे है, आपने किसी बैंक से लोन लिया है, तो लोन लेने के बाद होता क्या, आपका खतौनी के ठीक है आदेश वाले क्रम में या फिर विवरण वाले कॉलम में आपका बंधक होने का आदेश होता है, तो आपको ये दिखाना पड़ता है ठीक है हैसियत बनाते समय कि आपने अपनी कितनी ज़मीन जो है बैंक में बंधक रखी है, बैंक के अलावा आप कहीं और बंधक रखे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है एक भार मुक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये भार मुक्त प्रमाण पत्र आपको मिलेगा कहाँ से, इसके लिए आपको जो है अपने ही तहसील के रजिस्ट्री विभाग में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आवेदन करना पड़ता है भार मुक्त के लिए, तो पता चल जाएगा आपको कि हाँ उस पर भार मुक्त है कि नहीं है। ठीक है, तो बंधक है या भार मुक्त है, आपका भार मुक्त यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इसमें कोई अन्य विवरण में लिखना हो तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब इसी प्रकार जो है आपका एक नागापार गांव हो गया। अब मान लेते हैं दूसरा गांव है रमुआपुर कली। ठीक है, इसमें खाता संख्या हो गया 30 मान लेते हैं, और गाटा संख्या हो गया 68, और इसका रकबा हो गया 0.400। ठीक है, हम इजी ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपका खाता 30 हो गया और एक ही गाटा उसमें 68 है, और ये जो है आपका 0.4 3 बार 0। ठीक है, 0.4 हेक्टेयर है। इसमें मान लेते हैं इनका हिस्सा संपूर्ण है, 1/1 है, तो डायरेक्टली इनका जो है हमारा 0.4000 1/1 हिस्सा इनका पूरा का पूरा रकबा जो है इन्हीं के नाम पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो 4 लाख था, मान लेते हैं कि इसका ये ठीक है सर्किल रेट जो है चेंज हो गया है, इसका तो हमारा 40 लाख था, इसका कुछ और हो गया, मान लेते एज्यूम कर लेते हैं हम लोग जो है इनका जो है 50 लाख। एक काम करते हैं वर्ग मीटर में आपको बता देता हूँ। ₹20,000 प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, एक वर्ग मीटर वाला भी आपको बता देता हूँ। ये जो मूल्यांकन है इस ज़मीन का गाटा संख्या 68 का ₹20,000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारित है। ठीक है, तो अब इसका जो है हमको क्या करना है, मूल्यांकन के अनुसार इसके इस गाटे में इसकी गाटे की पूरी हैसियत कितनी है यहाँ पे लिखना है। तो 0.4 3 बार 0, इसका मतलब ये क्या होगा 0.4 ये हेक्टेयर होता है किसके बराबर 4000 वर्ग मीटर के बराबर। ठीक है, आपका 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, तो 0.4 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 4000 वर्ग मीटर। अब आप ये बताइए ₹20,000 1 वर्ग मीटर का है, तो 4000 वर्ग मीटर का क्या होगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे हम, तो 20,000 गुणे 4000, तो हमारा 4 2 जा 8, 8 के आगे जो है 4 और 3 7 0 लग जाएंगे, 3। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना हो गया
8 करोड़ रुपया हो गया इसका हैसियत। ऐसा तो ज़्यादातर होता है एकल दुकान, जो वाणिज्यिक दुकान होते हैं उन केसेस में जो है वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी भार मुक्त हम लिख देते हैं। अगर बंधक है तो हम बंधक लिख देते हैं। और जो रिपोर्ट फाइनल बनती है उसमें ये बताया जाता है कि इस घाटे में कितना हिस्सा बंधक है, कितने रुपए उसने लोन लिया है, ठीक है, अन्य विवरण। इसी प्रकार जो है आप उस व्यक्ति की सारे गाँव की जितने घाटे हैं, जितने खाते हैं और हिस्सा उसका जिसमें क्लियर है पूरा, उसको हम जो है यहाँ पे बटे में लिखेंगे, यहाँ उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यहाँ पे हम घाटे का पूरा रकबा। इसी प्रकार जो है हम यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, लास्ट में हम जो है इसको जो है टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो हैसियत हो जाएगी 8 करोड़ 14 लाख रुपए, ठीक है। तो इस व्यक्ति की हैसियत कितनी है? 8। तो आपने देखा कि इसकी हैसियत कितनी बन रही है? 8 करोड़ 14 लाख रुपए, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी व्यक्ति का हैसियत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप भी अपनी हैसियत निकालना चाहते हैं तो इस प्रोसीजर का फॉलो करिए और जो है आप अपनी हैसियत निकाल लीजिए। ये जो है आपका लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी का आपका बैंक बैलेंस या फिर आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 व्हीलर गाड़ी है, ठीक है, तो उस केसेस में जो है आपको उसका मूल्यांकन करवाना पड़ता है बैंक के द्वारा या फिर जो है आपका अदर विभाग से कराना पड़ता है। लेकिन इसलिए ये होता है कि आप जो है बैंक बैलेंस प्लस ये जो ज़मीन की आप जो है हैसियत निकलवा लीजिए। तो दोस्तों जो है आप देख लीजिए, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई परेशानी है आपको, जो है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट्स वीडियो के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, आप देखिएगा। और उसके अलावा जो है मैं कुछ ही समय में जो है जल्द ही ऑनलाइन आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपके प्रॉब्लम्स को जो है ऑनलाइन सॉल्व करूँगा, आपको बताऊँगा कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।